हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और जिसके अंदर हम देखेंगे दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है, जिसको हम कह सकते हैं स्केर्सिटी डेफिनेशन बाय रॉबिन्स। इसका अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी ऐप है एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का कोर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दुर्लभता संबंधी जो डेफिनेशन है, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट मैनेजर पैटर एंड सिगलर ने अपने विचार प्रकट किए थे, परंतु इसको विस्तृत रूप से डिटेल के अंदर बताया प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक समस्या। इसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारी असीमित आवश्यकताएं होती हैं और सीमित साधन होते हैं और जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो इस वजह से हमें चुनाव करना पड़ता है कि कौन-सी जो आवश्यकता है उसको पहले करना है। तो यहाँ पे होता है कि असीमित आवश्यकताओं के अंदर हम सीमित साधनों का प्रयोग किस तरह से करते हैं ताकि हमें अधिकतम संतुष्टि मिले। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स के मुताबिक अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधन, क्योंकि साधन जो होते हैं दुर्लभ है। जैसे मान लो मेरे पास 500 रुपया है, मैं बाजार में जाती हूँ तो इस 500 से ड्रेस भी खरीद सकती हूँ, 500 से किताब भी खरीद सकती हूँ, 500 से मूवी भी देख सकती हूँ। लेकिन है मेरे पास 500 से एक ही चीज़ मैं अपनी एक ही इच्छा, एक ही आवश्यकता पूरी कर सकती हूँ, बट उसके अंदर क्या है कि मेरी असीमित आवश्यकताएँ हैं। तो अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों में संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स का मतलब यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं, स्केर्स मीन जो कि दुर्लभ साधन है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। उसी तरह साइटोवस्की ने कहा कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ साधनों के प्रबंध से है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। और उसी तरह जैक हार्वे ने डेफिनेशन दी है कि अर्थशास्त्र में इस विषय का अध्ययन किया जाता है कि लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का बंटवारा कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है रॉबिन्स ने दी है, इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले है असीमित आवश्यकताएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उन्होंने उद्देश्य बोला है तो उसका मतलब होता है आवश्यकताएं। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के अंदर हम मनुष्य की वस्तु तथा सेवाओं से संबंधित आवश्यकताओं को स्टडी करते हैं। इन्हें आर्थिक आवश्यकताएं भी कहा जाता है। इन आर्थिक आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं होता। ये आवश्यकताएं जो है मनुष्य की असीमित होती है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे पास जो साधन होते हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं। तो दूसरा जो है दुर्लभ साधन, आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने वाले ज्यादातर साधन जो होते हैं सीमित होते हैं। साधन भौतिक वस्तुएं तथा सेवाओं दोनों के हो सकते हैं। हम उस साधन को दुर्लभ कहते हैं जिसकी मांग जो होती है ज्यादा होती है और पूर्ति कम होती है। आवश्यकताएं जो होती हैं साधनों से अधिक होती हैं। और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे घर के अंदर दूध है तो दूध को हम एज ए उसके कई शेक भी बना सकते हैं, एज ए दूध भी पी सकते हैं। दूध की हम दूध का हम पनीर भी बना सकते हैं, दूध की हम दही भी बना सकते हैं और कुछ लोग तो वेजिटेबल्स के अंदर भी जो है दूध डाल सकते हैं। तो दूध अगर हमारे पास सीमित होता है तो हमें उसके अंदर, क्योंकि अब जैसे दूध है तो उसको हम कई प्रयोगों के अंदर, कई चीजों के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आर्थिक समस्या इस वजह से पैदा होती है कि साधनों का कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन साधन जो होते हैं सीमित होते हैं। अब घर के अंदर दूध सीमित है क्योंकि दूध काफी एक्सपेंसिव है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको हमने कहाँ पे यूज करना है।
तो हर एक आवश्यकता की तीव्रता में अंतर होता है। जैसे हर एक मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं, परंतु एक समय में कोई एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे घर के अंदर दूध है बट वो सीमित है और घर के अंदर बीमार बच्चा है तो सबसे पहले उसको दूध दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे भी एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसे एक व्यक्ति है उसका बीमार बच्चा है, तो उसके लिए अब दवाई की भी आवश्यकता है, फल और दूध की भी आवश्यकता है, तो पहले उसको डॉक्टर को दिखाया जाएगा, उसकी दवाई खरीदी जाएगी, फिर उसके बाद फल और दूध उसको दिया जाएगा। आर्थिक समस्या इस वजह से उत्पन्न होती है, असीमित आवश्यकताएँ हैं, जिनका कोई अंत नहीं। पर जो साधन होते हैं, जिनके द्वारा हमने उन आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, वो दुर्लभ होते हैं। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। कुछ आवश्यकताएँ हमें पहले देखनी पड़ती है, कुछ बाद में करनी पड़ती है। इस वजह से हमें चुनाव करना पड़ता है कि कौन-सी आवश्यकता को पहले संतुष्ट करें, कौन से साधन को हमने उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे चुनाव की समस्या है जिसको ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। और उसी तरह इसके अंदर अवसर लागत के चुनाव की समस्या के फलस्वरूप हमें किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे उद्देश्य को त्याग करना पड़ेगा। हम सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमारे पास बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग को हम किराए पे भी दे सकते हैं, उसके अंदर बिज़नेस भी खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमने उसके अंदर बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और अगर हम उसको किराए पे देते तो 10,000 की इनकम प्राप्त होती। तो ये 10,000 का हमने त्याग करना है, ये इसकी अवसर लागत हो जाएगी। और उसी तरह किसी वस्तु की अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए हमें दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। जैसे एक्स और वाई है, अगर हमने एक्स को ज़्यादा बनाना है तो वाई को हमें कम बनाना पड़ेगा। और जो उसी जिस वस्तु का हमने त्याग किया है, वहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम उसको बनाते, उससे ये इनकम प्राप्त होती, तो वो उस वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। अब हम देखते हैं कि इस परिभाषा के अंदर क्या गुण है। पहली बात तो ये जो परिभाषा है विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक होता है कि जिसके अंदर हम आर्थिक समस्या क्या है, उसको स्टडी करते हैं। तो मनुष्य की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है कि आर्थिक समस्या क्यों पैदा होती है। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित होती हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए साधन जो होते हैं हमारे पास लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं और वो जो साधन होते हैं उनके विभिन्न प्रयोग होते हैं और जिसकी वजह से हमें चुनाव करना पड़ता है। और अर्थशास्त्र जो है इसका विस्तृत क्षेत्र है, इसके अंदर हम सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वो भौतिक वस्तुओं से है, चाहे वो अभौतिक वस्तुओं से है, चाहे उनसे कल्याण में वृद्धि होती है, चाहे उनसे कल्याण में वृद्धि नहीं होती। और लॉर्ड रॉबिन्स का ये मानना है कि ये हमारा जो अर्थशास्त्र है, ये एक वास्तविक विज्ञान है। अधिक निश्चित तथा इसको वास्तविक बनाने की चेष्टा की गई है। आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रियाओं की अच्छाई अथवा बुराई से हमें कोई संबंध नहीं है। ये उद्देश्य के प्रति तटस्थ है और इसके अंदर हम समाज में चाहे वो व्यक्ति रहता है, चाहे वो समाज के बाहर रहता है, हम उन सब की आर्थिक क्रियाओं का स्टडी करते हैं। और यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाओं का स्टडी होता है, व्यक्तिगत स्तर पे भी होता है और सामूहिक रूप से भी होता है। और ये जो लॉ है, ये जो डेफ़िनेशन है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। आर्थिक समस्याएँ इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित होती हैं, परंतु उन्हें पूरा करने वाले साधन सीमित होते हैं तथा उनके विभिन्न प्रयोग होते हैं। मनुष्य को आवश्यकता तथा साधनों के संबंध में चुनाव करना पड़ता है और ये जो समस्या है, हर जो है को फ़ेस करनी पड़ती है। यह समस्या जो है हर एक स्थान, हर एक अर्थव्यवस्था, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो समाजवाद हो, हर जगह पे ये लागू होती है। आर्थिक समस्या का अधिक तर्कपूर्ण वर्णन किया गया है, क्योंकि इन्होंने बताया कि आर्थिक समस्या जो है उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि आवश्यकताएँ असीमित होती हैं। एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है, परंतु उन्हें पूरा करने वाले जो साधन होते हैं, वो अ, वो सीमित होते हैं, वो दुर्लभ होते हैं और उनके क्या होते हैं विभिन्न प्रयोग होते हैं और जिसकी वजह से हमें चुनाव करना पड़ता है। साधन सीमित होने के कारण उनके अलग-अलग उपयोग होने के बाद उनके मूल्यांकन की समस्या पैदा होती है। लॉर्ड रॉबिन्स के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा एक वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण परिभाषा है, परंतु इसको कई अर्थशास्त्री जैसे एली, डर्बन, वुटन, फ्रेजर, होल्डिंग ने इसकी आलोचना की है।
तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं की सामाजिक पक्ष की अवहेलना की है। तो ये विचार उचित नहीं है कि समाज में बाहर रहने वाले व्यक्तियों का भी अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाना चाहिए। और उसी तरह जो अर्थशास्त्र है वो उद्देश्य के प्रति तटस्थ नहीं है। अर्थशास्त्री को ये बताना पड़ेगा कौन-सा उद्देश्य सही है और कौन-सा उद्देश्य सही नहीं है। और इसके अंदर भी क्या है कि कल्याण छुपा हुआ है। जैसे अर्थशास्त्र का संबंध सीमित साधनों के विभिन्न प्रयोग से है, चुनाव करने से है ताकि मनुष्य को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो ये क्या है? कल्याण का इसके अंदर हिडन जो है छुपा हुआ है। और प्रोफेसर पिगु जो कहते हैं संतुष्टि को ही कल्याण का प्रतीक माना गया है। और उसने जो रॉबिन्स हैं उन्होंने अर्थशास्त्र का संबंध बहुत ज़्यादा विस्तृत बना दिया है। उसके अंदर जिसके अंदर हम आर्थिक क्रियाएँ भी पढ़ते हैं और अनार्थिक क्रियाएँ भी पढ़ते हैं। जो मनुष्य समाज में रहते हैं, जो मनुष्य समाज के बाहर रहते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं। और अर्थशास्त्री उन्होंने कहा कि वास्तविक विज्ञान है ये एक विज्ञान भी है तथा कला भी है, कि इसके अंदर हम हमें सुझाव भी देने हैं कि कौन से उद्देश्य सही हैं और कौन से उद्देश्य गलत हैं। ये व्यक्तित्व का विभाजन 2 भागों में बाँट देती है। एक अर्थशास्त्री के रूप में आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करती है तथा बुराई के विषय में कोई निर्णय नहीं देता। दूसरा, जब एक नागरिक के रूप में वो आर्थिक क्रियाओं के विषय में निर्णय देता है, तो इस तरह का जो है वो सही नहीं है। और उसी तरह आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं होती तथा साधन सीमित होते हैं। हमारी समस्या ये होती है कि साधनों का उचित प्रयोग किस तरह से किया जा सके तथा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। दुर्लभता ही अधिक आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं है, जैसे बेरोजगारी की समस्या, महामंदी की समस्या, परंतु ये समस्या इस वजह से उत्पन्न होती हैं दुर्लभता की वजह से नहीं, क्योंकि प्रचुरता के कारण उत्पन्न होती है। इस परिभाषा के अंदर अर्थशास्त्र के जो साधनों का जो लक्ष्य है उसको स्थिर अध्ययन किया गया है। और ये जो परिभाषा है धनी देशों पर लागू नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक समस्याएँ दुर्लभता के कारण नहीं बल्कि अधिक मात्रा में होने के कारण उत्पन्न होती हैं। और ये अल्पविकसित अर्थव्यवस्था पर भी लागू नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे साधन तो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो पाता, पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो पाता। और ये परिभाषा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पर भी लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे समाज के ऊपर होती है और ये थोड़ी-सी जटिल तथा अमूर्त भी है। तो यहाँ पे साधन और उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया गया है, बट उनमें अंतर क्या है, वो नहीं बताया गया। एक वस्तु जो एक समय में साधन है, तो दूसरे समय में उद्देश्य भी हो सकती है। जैसे मान लो मैं बीकॉम की स्टडी कर रही हूँ, तो उस वक़्त बीकॉम को कंप्लीट करना मेरा एक उद्देश्य बन जाता है और जब मैं बीकॉम समाप्त कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास एक जो है ज़रिया बन जाता है नौकरी को प्राप्त करने का। और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्थशास्त्र की ये जो परिभाषा है, वैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक परिभाषा है। इसका मुख्य दोष है कि अर्थशास्त्र को केवल एक सैद्धांतिक शास्त्र माना गया है। इसके अंदर हमने कल्याण की उपेक्षा की है, जबकि अर्थशास्त्र के अंदर हम कल्याण संबंधी सिद्धांत को इससे अलग नहीं कर सकते।